हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले भाग में हमने सीखा कि नील की खेती किस तरह दो प्रणालियों में होती थी और नील पौधे से रंग के रूप में बाजार तक कैसे पहुंचता था। नील विद्रोह और उसके बाद नील की खेती की दोनों प्रणालियों में कठिनाइयों का सामना करते हुए मार्च 1859 में बंगाल के रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और विद्रोह के रूप में भड़क उठे। रैयतों ने शपथ ली कि वे अब नील की खेती के लिए अग्रिम ऋण नहीं लेंगे और न ही बागान मालिकों के लोगों द्वारा किसानों को धमकाने के लिए मजबूर किए जाएंगे। रैयतों ने बागवानों को लगान देने से इनकार कर दिया और नील कारखानों पर तलवार, भाले, धनुष और तीर से हमला कर दिया। महिलाओं ने बर्तनों और रसोई के उपकरणों से युद्ध किया। किराया वसूलने वालों को पीटा और जो लोग अभी भी बागवानों के लिए फसल लगा रहे थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया। बागवानों के विरुद्ध रैयतों को जमींदारों और ग्राम प्रधानों का समर्थन प्राप्त था। ग्राम प्रधान और जमींदार, जिन्हें नील अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, उन्होंने किसानों को विद्रोह शुरू करने और बागान मालिकों का विरोध करने के लिए राजी किया। जमींदार बागान मालिकों की बढ़ती शक्ति से नाखुश थे क्योंकि उन्हें नील उत्पादन के लिए अपनी जमीन किराए पर देने के लिए मजबूर किया गया था। जब ब्रिटिश सरकार के उच्च अधिकारियों को नील विद्रोह के बारे में पता चला तो वे 1857 के विद्रोह की तरह एक और विद्रोही आंदोलन से डर गए। स्थिति को संबोधित करने के लिए उपराज्यपाल ने बंगाल क्षेत्र का दौरा किया और मजिस्ट्रेट एशली एडेन ने एक नोटिस जारी किया कि रैयतों को नील अनुबंध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। रैयतों में ये घोषणा फैल गई कि महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी है कि अब नील के पौधे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे विद्रोही आंदोलन और भी विस्फोटक हो गया। आंदोलन के फैलने के साथ कलकत्ता के बुद्धिजीवियों ने नील गांवों का दौरा किया और नील व्यवस्था के बारे में लिखा, जिसमें रैयतों की दुर्दशा और बागान मालिकों के अत्याचार को दर्शाया गया। नील विद्रोह आंदोलन से चिंतित होकर एक नील आयोग की स्थापना की गई, जिसमें आयोग ने बागान मालिकों को दोषी ठहराया और नील की खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने ये भी घोषणा की कि नील उत्पादन रैयतों के लिए लाभदायक नहीं था, लेकिन रैयतों से अपने अनुबंधों को पूरा करने का अनुरोध किया और उनसे ये भी कहा कि यदि वे चाहें तो भविष्य में नील उत्पादन से इनकार कर सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट और विद्रोही आंदोलन के बाद बंगाल में नील उत्पादन ध्वस्त हो गया और बागान मालिकों ने अपना कारोबार बिहार में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि 19वीं शताब्दी तक सिंथेटिक डाई के आगमन के साथ नील की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन बागान मालिक फिर भी उत्पादन बढ़ाने में कामयाब रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आने और नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा देखने के लिए प्रेरित किया। 1917 में महात्मा गांधी के आगमन से चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई।